आज 25 मई को दिन शुरू हुआ तो ईद मुबारक के संदेशे मिले और कुछ ईद मुबारक के संदेशे भेजे और रोज की तरह कुछ खबरें उत्साहित करने वाली थी, लेकिन बहुत सी खबरें उदास करने वाली भी थी। एक अच्छी खबरों में ये थी कि राजस्थान की सरकार ने जो ये निर्णय लिया था कि 8 से 12 घंटे बढ़ाए जा सकते हैं काम के लिए, अब जब एक्टिविटीज वहां पर शुरू होंगी 3 महीने के लिए, ये संदेश था। फैक्ट्री एक्ट में तो परिवर्तन नहीं था, उसी एक्ट के तहत प्रावधानों को इस्तेमाल करने की बात थी। लेकिन जैसे आप और हम जानते हैं, 2-3 सरकारों ने ही उस एक्ट के प्रावधान इस्तेमाल करने की बात की थी और 8 से 12 घंटे की, लेकिन बहुत सी राज्य सरकारें बहुत से और कानूनों को 3 साल के लिए निरस्त करने के लिए, 1 साल के लिए निरस्त करने के लिए अलग अलग फैसले लिए, निर्णय लिए। बहरहाल राजस्थान सरकार का ये निर्णय आज के दिन बहुत अच्छा निर्णय था, हमने उनको मुबारक भी दी। लेकिन इसके साथ साथ ये चुनौती शुरू होती है कि दूसरे राज्यों के अंदर जो सरकारों ने मजदूरों के ऊपर आपदा लाने के लिए उनके कानूनों को निरस्त किया है, अब उनको भी अपने इन फैसलों को वापस लेना चाहिए, पीछे हटना चाहिए। तो श्रमिकों को अपना आंदोलन तेज करना होगा। 22 को पूरे देश के अंदर हम लोगों ने इसके ऊपर प्रतिरोध दिवस मनाया था, जिसके बारे में मैं पहले बात कर चुकी। दूसरी खबर जो अहमदाबाद से आई, आप और हम जानते हैं कि अहमदाबाद के अंदर केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गुजरात के अंदर जितने कुल केस हैं उसमें से आधे जिनकी मौत हुई है वो अकेले अहमदाबाद से। लेकिन खबर ये है कि वहाँ के हाई कोर्ट के जस्टिस को एक गायनेकोलॉजिस्ट का एनोनिमस लेटर गया था और उस लेटर का संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट के जस्टिस साहबान ने ये कहा कि ये इतनी पैथेटिक कंडीशन कि सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं है, रेजिडेंट डॉक्टर्स संक्रमित होने शुरू हो गए हैं। ये शिकायत कि जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया मेडिकल स्टाफ, उनको जहां पर रखा गया है, किन्हीं अधिकारी ने या सरकार की तरफ से किन्हीं ने भी उनके बारे में कुछ हलचल पूछने की भी कोई कोशिश नहीं की। हालात अस्पताल के अंदर ऐसे हैं कि बहुत सी चीज़ों की जिनकी आवश्यकता होती है जब आप कोरोना महामारी से जूझ रहे हों, तो उन सब चीज़ों की कमी है। इसलिए सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये भी खबर साथ में आए कि स्मार्ट सिटीज का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बड़े तामझाम से शुरू किया था मोदी सरकार ने अपने पिछले जो टर्म था, और अब ये खबर आज ये भी आई कि जो वो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें हर प्रोजेक्ट में स्मार्ट सिटी में केवल 1% रखा गया है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे। हम लोग पिछले 30 सालों के अंदर बार बार तरह तरह के वायरस का सामना कर रहे हैं और इस बार जो वायरस आया है पूरी दुनिया के अंदर अफरा तफरी मची हुई है और खुद हमारे देश के अंदर कितनी दिक्कतों से इसका मुकाबला करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें समझ में आ रहा है कि हेल्थ सिस्टम के ऊपर इन्वेस्टमेंट जरूरी है। उसके बजट्स घटते रहे बढ़ने की बजाय, और जब जरूरत पड़ी उस समय में समझ में आया कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना कमजोर है। तो पब्लिक सेक्टर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की जरूरत है, बल्कि सरकार के जो नए प्रोजेक्ट्स भी आए स्मार्ट सिटी के, 100 के करीब स्मार्ट सिटीज का चर्चा हुआ था और उस पूरे प्रावधान में मुश्किल से हर सिटी में 1% हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखा गया है, ये भी आज सामने आया। तो सरकार कितनी सीरियस है हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, ये समझ में आता है। उसके साथ साथ मैं ये भी याद कराना चाहती हूँ, जो खबर पहले आ चुकी है, कि जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बड़े ही तामझाम से उद्घाटन किया कि ये जो वेंटिलेटर है ये तो बड़े थोड़े दिन में तैयार हो गया है, 5000 वेंटिलेटर्स का ऑर्डर कर दिया गया है और इसमें तो सरकारी सर्टिफिकेट मौजूद है। अब क्या है, कंपनी का कहना है कि हमने ये कहा था सरकार से ये वेंटिलेटर नहीं है, और जब हॉस्पिटल के अंदर उनका इस्तेमाल शुरू हुआ तो अभी 230 मशीनों की ही सप्लाई थी। हॉस्पिटल के टेक्निकल स्टाफ ने कहना शुरू कर दिया ये वेंटिलेटर मशीनें नहीं हैं। अब समझ में आ रहा है कि सीएम के जानकार कोई लोग हैं जो इसकी सप्लाई करने वाले थे। ऐसी ही कोई कंपनी है जिससे ये खरीद का सौदा किया गया
तो लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने की बात है, ये भी सामने आया। इसलिए हम फिर से कहना चाहेंगे कि स्वास्थ्य के अंदर जितनी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है वो नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री जी, आज हम फिर दोहराते हैं कि 15,000 करोड़ का जो आपका झुंझुना है उसको रिकंसिडर कीजिए और राज्यों के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं को, इंफ्रास्ट्रक्चर को और सेफ्टी इक्विपमेंट्स को देने के जो काम है उसकी बढ़ोतरी कीजिए। आपने दावा ठोक दिया अपने पिछले ही भाषण के अंदर कि मैं तो जी 2 लाख 2.5 लाख बनवा रहा हूँ, फिर अहमदाबाद के डॉक्टर्स को या और हॉस्पिटल्स के दूसरे राज्यों के डॉक्टर्स को अभी भी ये शिकायतें क्यों करनी पड़ रही हैं कि सेफ्टी इक्विपमेंट्स पूरे नहीं हैं। फिर ये खबरें क्यों आ रही हैं कि हिंदुस्तान ने फिर से एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे दी और उसके ठेकों के ऊपर सिग्नेचर, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर सिग्नेचर होने शुरू हो गए। फिर ये खबरें क्यों आ रही हैं, इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है। इसलिए आज की इस खबर के हवाले से जो अहमदाबाद के जस्टिसेस ने कहा, मैं उन जस्टिसेस का शुक्रिया भी अदा करती हूँ कि उन्होंने इस बात का संज्ञान लेते हुए हमारे फ्रंट फाइटर्स की जो दिक्कत है और हमारे लोगों को जो हॉस्पिटल में जैसी सर्विसेज मिलनी चाहिए उसके लिए जो परेशानियां हैं उसकी तरफ फिर से देश का ध्यान दिलाया है इस गुजरात के अपने टिप्पणी के द्वारा। बहरहाल अभी केस कोर्ट के अंदर है। उसके अलावा बहुत एक अजीब खबर आज थी। आदित्यनाथ योगी, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, क्या अजीब बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से किसी भी राज्य के अंदर किन्हीं भी सरकारों को या किन्हीं भी मजदूरों की आवश्यकता है या उनसे काम लेना है तो पहले उत्तर प्रदेश की सरकार से परमिशन लेना होगा। क्या बात कर रहे हैं, आपको कुछ पता भी है? हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में किसी धर्म, किसी जात, किसी भाषा, किसी लिंग का कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाके काम कर सकता है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता। आपका ये बयान कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है। हिंदुस्तान के संविधान की कसम खा के कुर्सियों पे बैठने वालों को मालूम होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स क्या हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या हैं। और इसलिए एक राज्य, इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हिंदुस्तान के संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि हम बड़ा ख्याल रखेंगे इनका, और कह रहे हैं कि माइग्रेंट वर्कर्स के लिए कमीशन बिठाएंगे। आप तो जो 38 कानून निरस्त करने का ऑर्डिनेंस बनाए हैं और उस ऑर्डिनेंस को केंद्र में भेजे हैं कि राष्ट्रपति के साइन हो जाए, उसमें तो आप माइग्रेंट वर्कर्स एक्ट को निरस्त कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं। आप बात क्या कर रहे हैं? आप अपने राज्य की दूसरे राज्यों के साथ जो बाउंड्रीज हैं उनको सील करके वर्कर्स को जाने से और अपने प्रदेश में आने से रोकने की कितने प्रयास आपने किए हैं। और आपको बहुत दर्द उठ रहा है इन माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, और उनकी आए दिन क्या हालत हो रही है, कितनी उनकी जहालत सड़कों के ऊपर हो रही है, रेलवे स्टेशन के ऊपर हो रही है। और आप बयान देने चले आए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ही ललकारता है। और इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि इसके साथ साथ हमको ये भी समझना चाहिए, हरियाणा और यूपी के बॉर्डर को तो ऐसे बनाया हुआ है कि जैसे ये इंडिया और पाकिस्तान की सरहद है। हरियाणा से मजदूर यूपी में नहीं घुस सकता है, योगी की इजाजत के बिना नहीं घुस सकता है। आप कह रहे हैं किसी राज्य में मजदूर जाएगा, आपसे इजाजत लेगी वो सरकार लेगी या वो मजदूर लेगा। आप अपने मजदूर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। सरहदें जो हैं रोकी हुई हैं, जो सड़कों से नहीं जाने दे रही थी खट्टर की सरकार, तो मजदूरों ने पानी का रास्ता चुना। जब वो नदी में से पार किए, उसका सीन सामने आया देश के, तो हरियाणा की सरकार ने जिन लोगों ने मदद की उनको उस नदी को पार करने के लिए, उन्हीं के ऊपर केस ठोक दिए, उन्हीं को जेलों में डालना शुरू कर दिया। और जब मजदूरों ने देखा ऐसी हालत हो रही तो वो रात के अंधेरे में खतरा उठा के चल रहे हैं।
तो हरियाणा और यूपी दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, तो फिर राज्य का जो बॉर्डर है उसको इंडिया पाकिस्तान सरहद क्यों आपने बना रखा है, जिसके लिए आप बहुत चिल्लाते रहते हैं। और इसलिए ये बहुत अजीब बात है कि मुल्क के अंदर आज क्या हो रहा है इसका संज्ञान क्या केंद्र की सरकार को नहीं है। जिस किस्म की अराजकता फैलाई जा रही है, इसके साथ साथ अभी हम ये भी देख रहे हैं कि पैदल चलने वालों की तो हालत वही है, अभी भी वही सीन है। और लेकिन अब जो सीन श्रमिक ट्रेनों से आ रहे हैं वो बहुत भयावह हैं। 24 घंटे का रास्ता 50 घंटे में, 60 घंटे में, 70 घंटे में, 20-20 घंटे, 24-24 घंटे पानी नहीं, खाना नहीं। ट्रेन का गंतव्य कुछ और है, ट्रेन कहीं और जा रही है, फिर 600-650 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल के वापस उस शहर में आ रही। हमारे रेलवेज के ऑफिशियल्स, हमारा प्रबंधन जब इन सब चीजों को संभालने के काबिल है, तो फिर अगर ये सब कुछ हो रहा है तो सरकार से हम सवाल नहीं करें कि आपकी मंशा क्या है, आप ये क्यों करवा रहे हैं। आप इस देश के अंदर प्रति रोज 2.5-3 करोड़ पैसेंजर्स को आराम से गाड़ी कहीं कहीं कोई कभी कभी किन मौसम में लेट होती थी, लेकिन आप इतने पैसेंजर्स को ढोते थे। तो फिर आज ये हालत क्यों है कि 25 दिन के अंदर आपके 19-20 लाख मजदूर जा पाए हैं और उनकी इतनी दुर्गत हो रही है। इसलिए हमारे मजदूर जो अलग राज्यों में जाके काम करने वाले और अपने ही राज्यों के भीतर एक जगह से दूसरी जगह जाके काम करने वाले, उनकी दिक्कतें उसी तरीके से बरकरार हैं और सरकार उसका ना संज्ञान ले रही है। और केवल पीयूष गोयल तो लगे रहते हैं ट्विटर करने में कि सब कुछ चारों तरफ हरा ही हरा है, तो सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, वो हम देख रहे हैं। इसलिए राजनीति इन मजदूरों के ऊपर जारी है, लेकिन इन मजदूरों को जो सहूलतें चाहिए, उनके घरों में पहुंचने का जो उनकी इच्छा है, उसको ठीक तरह से पूरा नहीं किया जा रहा है। उनके साथ तो व्यवहार ऐसे किया जा रहा है कि जैसे वो आतंकी हैं, उस तरीके का व्यवहार है। दिल्ली से नोएडा के बॉर्डर में एंटर नहीं कर पाया एक रेहड़ी वाला, अपनी पत्नी को, बच्चों को बिठा रखा है, वो रोता रह गया, उसको आप एंटर नहीं कर रहे। वो कौन सा आतंक फैला देगा उत्तर प्रदेश के अंदर जाके? वो तो वहीं यूपी के ही किसी शहर में उसको पहुंचना है, उसको तो आगे बिहार या किसी और राज्य में भी नहीं जाना है। उसके साथ भी इसी किस्म का व्यवहार हुआ। तो बहरहाल अभी भी स्थिति कोई अच्छी नहीं है, जहां तक हमारे इन सारे श्रमिकों को, जिनको अपने घरों में सुरक्षित तरीके से जाना है। और इसीलिए मैं तो ये कहूंगी, सीतारमन जी आए कि स्पेस के अंदर जिनको जाना है, हमारा इसरो सुविधा देगा। वो बहुत अमीर लोग जो स्पेस में जाने की इच्छा रखते होंगे, उनमें निजी क्षेत्र को घुसा के इसरो की सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा, उनको अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। और ये कई बरसों का प्रोजेक्ट है जो कई बरस चलेगा। लेकिन आज अपने ही पृथ्वी के ऊपर, अपने ही देश में, अपने ही 4th लार्जेस्ट रेलवे ट्रैक्स जो हैं, पूरी दुनिया में 60,000 किलोमीटर की हमारी कैपेसिटी है, हमारी रेलवेज की लंबाई चौड़ाई है, और उसके अंदर हम अपने लोगों को उनके घरों तक नहीं पहुंचा सकते। इतनी बड़ी असफलता और इतनी हताशा मजदूरों की देखी नहीं जाती। जिस किस्म से मजदूरों को आपस में लड़ाया और भिड़ाया जा रहा है, एक एक पानी की बोतल के लिए, खाने के लिए। और ये भी खबर है कि रेलवे में 2 बच्चों ने जना, कल 2 बच्चे जने, 2 औरतों ने 2 बच्चों को जना। ये भी खबर है कि कल एक ट्रेन के अंदर इतना लंबा सफर, इतनी गर्मी, पानी नहीं, खाना नहीं, एक बच्चे ने दम तोड़ दिया। और इसीलिए ये दुख की खबरें आपने भी सुन ली होंगी, पढ़ ली होंगी, लेकिन मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ क्योंकि ये बात हमें बार बार दोहरानी पड़ेगी, कहनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी, सरकारों के ऊपर प्रेशर डालने के लिए भी और अपने मजदूरों को समझाने के लिए भी कि सरकार क्या रवैया अपना रही है। वो इस देश के करोड़ों मजदूर
जो देश को बनाते हैं, सेवाएं देते हैं, पैदावार करते हैं, उससे बिल्कुल अनभिज्ञ है, अपनी ही जिंदगी में मस्त है। हम नहीं जानते वो क्या सोच रहे हैं, लेकिन हम ये जानते हैं वो गैर जिम्मेदार हैं, वो अराजक हैं। उन्होंने देश के ऊपर अचानक लॉकडाउन करके लोगों को मौका दिए बना इस हालात में पहुंचाया है। और अगर आज लोग मर खप रहे हैं, इसकी जवाबदेही इन्हीं सरकारों को देनी पड़ेगी, किसी और को नहीं। इसके साथ साथ किसान परसों फिर शिकायत कर रहे थे कि हम अपनी सब्जियां और फल सड़ गए हैं, अब हम जानवरों को खिला रहे हैं। हमारी लागत 15 रुपए से 17 रुपए एक मौसमी का पैदा करने वाला किसान बता रहा था, उतनी लागत लगती है। और फिर हमारी ट्रांसपोर्ट वगैरह का खर्चा मिला के हमें जो खर्चा पड़ता है, हम उम्मीद करते हैं कि हमें 28 रुपए किलो के हिसाब से वापसी मिले, लेकिन आज हमें केवल 8 रुपए मिल रहा है। हमने जो लागत की वो भी नहीं मिल रही। ये परसों किसान बता रहे थे। और आज हजारों किसानों ने अपने ट्रैक्टरों को लेकर के हरियाणा के अंदर बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। तो सरकार तो सो रही है, किसान बहुत खुश हैं सीतारमन जी के मुताबिक। उनके पैकेज से तो सब प्रसन्न हो चुके हैं, लेकिन किसान तो सड़कों के ऊपर है। इसलिए ये हालात आने वाले दिनों के अंदर इन हताशा जो हो रही है हर सेक्शन की, उसको और सामने लाने वाले हैं। और इसलिए मैं समाज के हर हिस्से से कहूंगी कि संघर्षों के लिए आने वाले दिनों में तैयार रहिए। और इस सरकार का एक और कारनामा आज हमने पढ़ लिया। आप और हम जानते हैं कि ये कोरोना एक प्राकृतिक विपदा है, और हम पिछले 25-30 वर्षों से कई किस्म के वायरस हमारे देश के अंदर दूसरे देशों से चल के आ रहे हैं। खुदा न खास्ता कभी इस देश में भी कोई ऐसी वायरस न पैदा हो जाए। इकोलॉजी और एनवायरनमेंट की लालच में बहुत बर्बादी की गई है, बड़ी बड़ी खास करके कॉरपोरेट घरानों के द्वारा, और उसके चलते आम मानव समाज आज प्रकृति की तरफ से जो मार आ रही है उसको झेल रहा है। ऐसे में लेसन क्या है? बार बार एनवायरनमेंट और इकोलॉजी पे काम करने वाले साइंटिस्ट बार बार ये कह रहे हैं कि इसकी तरफ ध्यान दो, एनवायरनमेंट इकोलॉजी का ख्याल रखो, और आने वाले दिनों में जो भी विकास की प्रक्रिया हो, जो भी इकोनॉमी की प्रक्रिया हो, उसके अंदर इकोलॉजी और एनवायरनमेंट का ख्याल रखो। आज ही आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का डिसीजन अखबारों में मैंने पढ़ा। उन्होंने जो कंपनी थी, पॉलीमर कंपनी यहाँ की, जिसमें स्टाइरिन गैस लीक हुई थी विशाखापट्टनम में, उसको सील करवा दिया है, क्योंकि उन्होंने पर्यावरण का एनओसी भी नहीं लिया था। केमिकल गैस का इस्तेमाल था, उन्होंने एनवायरनमेंट के लिए कोई भी एनओसी नहीं लिया था। उन्होंने 6 किलोमीटर के दायरे में जो भी रिहाइश होती है, इस तरीके की जो डेंजरस इंडस्ट्रीज होती हैं, केमिकल होती हैं, उनको सायरन लगाने होते हैं कंपनी के खर्चे से, ताकि अगर इस किस्म की कोई गैस लीक हो तो वो सायरन बजा के उन गांव वालों को या आसपास के इलाके वालों को अलर्ट कर सकें कि वो अपनी अपनी सुरक्षा करें। और आप और हम जानते हैं कि 11 लोग जो मरे थे वो फैक्ट्री के मजदूर नहीं, आसपास के गांवों के मरे थे। और ये बार बार ये आ रहा है कि इकोलॉजी और एनवायरनमेंट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपकी सरकार कितनी सीरियस है मैं ये कह दूं आपको। एक तो ये कोविड-19 का इस वातावरण का पूरा फायदा उठाना चाहती है ये सरकार, जिन चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है इस मेडिकल इमरजेंसी से फाइट करने का, वो सारे कृत्य ये कर डालना चाहते हैं। उसमें हमारे श्रमिक कानूनों की ख़त्म करने की भी जो इन्होंने कवायद बनाई, तरीका बनाया, रास्ता निकाला, वो भी है। उसके साथ साथ अपने विरोधियों को बहाने बना के, झूठे केस बना के भी, पुराने केस खोल के भी जेलों में ठूसने का काम भी है। तीसरा है कि यंगर जनरेशन को खास करके जो सवाल उठाती है, जवाब मांगती है,
उनके ऊपर भी इनकी गाज गिर रही है, जो हमने देखा पिछले दिनों के अंदर जामिया के या जेएनयू के स्टूडेंट्स को लगातार अरेस्ट किया जा रहा है, कुछ ना कुछ एक्सक्यूज बना के, चाहे दंगों के अंदर उनका नाम लिखा करके। जिन्होंने दंगे किए नहीं पकड़े जा रहे, जिन्होंने भड़काया नहीं पकड़े जा रहे, जिन्होंने जेएनयू में घुस के पीटा नहीं पकड़े जा रहे, लेकिन जो विक्टिम थे उन्हीं के ऊपर केस थोप करके जेलों में ठूसा जा रहा है। अब इसी एनवायरनमेंट का फायदा उठाते हुए, इसी मौके का पूरा फायदा उठाते हुए केंद्र की सरकार एक और काम करने जा रही है। जावड़ेकर साहब क्लियरेंस दे रहे हैं, एनवायरनमेंट की क्लियरेंस दे रहे हैं 4 प्रोजेक्ट्स को, और बहुत ऑब्जेक्शनेबल है। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं गिनाना चाहती हूँ आपको क्या कर रहे हैं ये। इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली, उसमें कोल माइनिंग का प्रपोजल दे दिया गया है और उसके लिए एनओसी दी जा रही है। रिजर्व जो असम के हैं, एलिफेंट रिजर्व्स, देहिंग पतकई एलिफेंट रिजर्व इन असम, वहाँ भी माइनिंग का प्रोजेक्ट उसको क्लियर किया जा रहा है। भगवान महावीर सेंचुरी जो गोवा में है, उस सेंचुरी के अंदर से हाईवे निकालने का निर्णय लिया जा रहा है। और जो गिर नेशनल पार्क है, वहाँ लाइमस्टोन की माइनिंग के लिए। ये 4 निर्णय अभी इस कोविड-19 के इस माहौल के अंदर लेने का क्या मतलब बनता है? इसका मतलब है सरकार ना संजीदा थी, ना संजीदा है, ना इनको कोविड-19 का कोई इल्म है, ना उसको साइंटिफिकली फाइट करने की इनकी सोच है, ना इनको मालूम है कि इकोलॉजी और एनवायरनमेंट में जो हलास हुआ है, जो हमारे लाइफ पैटर्न्स में हलास हुआ है, उसके चलते हुए बहुत से वायरस उठ रहे हैं जिनका मानवता को मुकाबला करना पड़ेगा। तो पर्यावरण की, इकोलॉजी की रक्षा करना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकारों की है। लेकिन इसके पीछे क्या फायदे हैं, क्या मफाद हैं, किनको खुश करने के लिए दिया जा रहा है, किनको बिजनेस दिए जा रहे हैं, ये बातें तो हम पूछेंगे और इसलिए सरकार इसके लिए तैयार रहे। मैं इतना ही कहते हुए आपसे मैं फिर ये कहना चाह रही हूँ कि मुस्तैद रहें, मजबूत रहें, सरकार से मुकाबला करने के लिए तैयार रहें, सवाल करने के लिए, जवाब मांगने के लिए, सरकार की गलतियों को बताने के लिए निडर और खौफ होकर के अपनी बात कहें। जब मैं अगली बार आऊँगी और बात करूँगी, आज के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।